Now the topic we are talking is DELCO, the diffusion capacity for carbon monoxide. It is a test that is going to tell us how the gas exchange is happening in the lungs, how good it is, and how is the blood flow. Basically हमें ये दो चीजों के बारे में बता देता है डेल्को, कि गैस एक्सचेंज कितना अच्छे से हो रहा है और दूसरा ब्लड फ्लो कितना हो रहा है. ब्लड फ्लो होगा तभी गैस एक्सचेंज होगा एक्चुअली. तो पहले हम ये समझते हैं हम ये करते कैसे. तो व्हाट हैपेंस इज वी नो अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम फिजियोलॉजी कि आरबीसीज जो होते हैं दे हैव अ वेरी हाई एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड. अगर आप आरबीसी के सामने कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों मॉलिक्यूल रखोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जल्दी चिपक जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके बीच में एफिनिटी होती है. ऑक्सीजन के और हीमोग्लोबिन के बीच में इतनी एफिनिटी नहीं है. तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं. हम क्या करने वाले हैं कि हम पेशेंट को कार्बन मोनोऑक्साइड्स देंगे. अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी गिवन. लेकिन अब प्रॉब्लम है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो टॉक्सिक होता है. हम बहुत ही कम कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन देंगे. दैट इज गोइंग टू बी 0.3%. 0.3% कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन देंगे. अब ये 0.3% कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है. बात ये इसका कॉन्सेप्ट समझिए. मान लीजिए आप देंगे इसको लेट्स से 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. आपने पेशेंट को बोला कि ये 30 मॉलिक्यूल्स इनहेल कर लो. अब ये 30 मॉलिक्यूल्स इनहेल कर लेगा. ये 30 मॉलिक्यूल्स जो है इसके एल्वियोलाई के अंदर आ गए. अब हम इसको बोलेंगे कि आप आपकी ब्रेथ को 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखो. होल्ड द ब्रेथ फॉर 10 सेकंड. 10 सेकंड के लिए पेशेंट अपनी सांस रोक के रखेगा. अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल अंदर चले गए. 10 सेकंड के लिए होल्ड करेगा. अब होगा क्या कि देयर इज अ कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो इज हैपनिंग. तो यहाँ पे जो आरबीसीज आ रहे होंगे तो गैस एक्सचेंज होगा एल्वियोलाई एंड कैपिलरी के बीच में. और क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत अच्छे से एक्सचेंज होगा, हैज अ हाई एफिनिटी, ये एक्सचेंज हो जाएगा. और फिर 10 सेकंड के बाद इस पेशेंट को बोलेंगे कि ओके अब आप ब्रीथ आउट करो. नाउ व्हेन द पेशेंट इज गोइंग टू ब्रीथ आउट सम कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल विल कम आउट. और हम वो मेजर कर लेंगे कि कितना कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आया. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक सर्टेन अमाउंट देते हैं जो हमें पता होता है हमने कितना दिया, और वापस से मेजर कर लेते हैं कि आया कितना, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि डिफ्यूजन कितना हुआ और कैसा हुआ है, हाउ गुड इट वाज. इफ यू सी द दिस डायग्राम इट विल मेक मोर सेंस टू यू. देखिए कुछ इस तरीके से हम करते हैं. यहां से हम कार्बन मोनोऑक्साइड देंगे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा, पेशेंट इसको ब्रीथ इन करेगा. 10 सेकंड तक ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे रहेगा, डिफ्यूज होना है जितना हो जाएगा, और फिर वापस से ये ब्रीथ आउट होके इधर आ जाएगा, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि वापस कितना कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आया. एंड इससे हमें बेसिकली ये पता लग गया कि डिफ्यूजन कितना अच्छा हुआ है. तो हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डेल्को. अब डेल्को किस पे डिपेंड करता है? डेल्को डिपेंड करता है कि आरबीसी और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सपोजर कितना ज्यादा हुआ है. जितना ज्यादा इन दोनों का एक्सपोजर होगा ना, उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा और उतना ही ज्यादा डेल्को होगा. डेल्को मींस डिफ्यूजन. डेल्को मींस डिफ्यूजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. सो आई कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज डेल्को इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोजर ऑफ हीमोग्लोबिन टू कार्बन मोनोऑक्साइड. अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा हीमोग्लोबिन से, उतना ही ज्यादा डल्को होगा, उतना ही ज्यादा डल्को होगा. अगर आपको ये बात समझ में आ गई, आपका डल्को का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता. डल्को इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोजर ऑफ हीमोग्लोबिन टू कार्बन मोनोऑक्साइड. तो कभी कभी एक्सपोजर कम होगा. जब ये एक्सपोजर कम होगा कुछ सर्टेन कंडीशंस में, वहां डल्को कम हो जाएगा. जब ये एक्सपोजर अच्छा होगा तो डल्को ज्यादा होगा. हम एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए एक पेशेंट है, उसको एल्वियोलर हेमरेज हो रखा है या फिर उसको हिमोप्टाइसिस हो रहा है. अगर एल्वियोलर हेमरेज हो गया तो आरबीसी तो उसके एल्वियोलाई के अंदर आ गए. हिमोप्टाइसिस हो रहा है मतलब ब्लड इन द एल्वियोलाई. अगर आप इसमें डल्को करोगे तो क्या हुआ कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पहुंचेगी, आप देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के एक्सपोजर के लिए कितना सारा हीमोग्लोबिन तो डायरेक्ट एल्वियोलाई में ही पड़ा है. तो मुझे बताओ एक्सपोजर बढ़ गया या कम हो गया? हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सपोजर इन केस ऑफ एल्वियोलर हेमरेज बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया. क्योंकि हीमोग्लोबिन तो एल्वियोलाई के अंदर पहुंच गया ना, अब तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर होगा. और बहुत ज्यादा एक्सपोजर होगा तो डल्को आपको क्या मिलेगा? डल्को विल बी मोर, बिकॉज डल्को इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सपोजर ऑफ हीमोग्लोबिन टू कार्बन मोनोऑक्साइड. तो जब आप इस पूरे टेस्ट को इंटरप्रिटेट करोगे तो आपको लगेगा डल्को ज्यादा आ रहा है. डल्को इसलिए ज्यादा आ रहा था क्योंकि एक्सपोजर ज्यादा हुआ था. तो आप ये तो मैंने आपको पहले बताया कि डल्को करते कैसे. फिर आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, जो एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करेगा, आप केवल ये ध्यान रखो, डल्को इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोजर ऑफ हीमोग्लोबिन टू कार्बन मोनोऑक्साइड. ज्यादा एक्सपोजर ज्यादा डल्को, कम एक्सपोजर कम डल्को. आप अगला एग्जांपल देखो. देयर इज अ पेशेंट इज हैविंग लेफ्ट टू राइट शंट. अब लेफ्ट टू राइट शंट होगा तो होता क्या है कि नॉर्मली लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड आना चाहिए एओर्टा में और राइट एट्रिया का ब्लड आना चाहिए था पल्मोनरी आर्टरी में.
अब हम ये बोल रहे हैं कि पेशेंट को लेफ्ट टू राइट शंट है, मतलब कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्लड इधर से लेफ्ट से राइट में आ रहा है, दिस इज लेफ्ट टू राइट शंट। अगर एक्स्ट्रा ब्लड आएगा, ये एक्स्ट्रा ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, और ये एक्स्ट्रा ब्लड अल्टीमेटली पहुंचेगा लंग्स के अंदर। जो नॉर्मल पहुंच रहा था ब्लड वो तो जा ही रहा है, वो तो जा ही रहा है, अब कुछ एक्स्ट्रा ब्लड भी जाएगा जो शंटिंग के थ्रू आया। अगर ज्यादा ब्लड जाएगा मींस ज्यादा हीमोग्लोबिन जाएगा, ज्यादा हीमोग्लोबिन गया तो ज्यादा एक्सपोजर हो जाएगा, और ज्यादा एक्सपोजर हो जाएगा तो डल्को क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। द मोर द एक्सपोजर ऑफ हीमोग्लोबिन द मोर द डल्को। लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर कंडीशन। देयर इज अ पेशेंट इज हैविंग पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया का मीनिंग है हीमोग्लोबिन का बढ़ जाना, दैट इज पॉलीसाइथेमिया। जैसे एनीमिया का मतलब होता है हीमोग्लोबिन का कम होना, उसी तरीके से पॉलीसाइथेमिया मींस हीमोग्लोबिन का बढ़ना। अगर किसी के अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ गया, मान लीजिए 17 ग्राम पर डेसीलीटर हो गया, 18 ग्राम डेसीलीटर हो गया, अगर हीमोग्लोबिन ही ज्यादा है तो ऑब्वियसली एक्सपोजर ज्यादा हो जाएगा। फिर तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जाएगी तो ज्यादा हीमोग्लोबिन, तो ओवरऑल ही उसके ब्लड में ज्यादा हीमोग्लोबिन है, तो ज्यादा एक्सपोजर है तो ज्यादा डल्को। अगर किसी को एनीमिया है, हीमोग्लोबिन बहुत कम है, बहुत कम है तो एक्सपोजर कम होगा, डल्को कम हो जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर कंडीशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मींस देयर इज अ ब्लड क्लॉट इन द पल्मोनरी आर्टरी। अगर ब्लड क्लॉट आ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में कुछ इस तरीके से, तो क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड आएगा पल्मोनरी आर्टरी में, बट आगे तो ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे ब्लड क्लॉट आ रखा है तो यहाँ से बहुत ही कम ब्लड जाएगा। अगर कम ब्लड जाएगा तो कम ब्लड लंग्स में पहुंचेगा तो एक्सपोजर कम हो जाएगा। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट में देयर इज लेस ब्लड इज रीचिंग टू द लंग्स, सो द डल्को इज गोइंग टू बी लेस। पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन मींस जो पल्मोनरी आर्टरी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। अगर पल्मोनरी आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी दैट इज पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, एंड पल्मोनरी आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो ब्लड जो है लंग्स में ज्यादा जाएगा कम जाएगा, कम जाएगा, कम जाएगा, तो द डल्को हैज बीन डिक्रीज्ड। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल यही देखना है दैट व्हाट इज हैपनिंग with the blood flow or the exposure of the hemoglobin to the carbon monoxide to answer the question on DELCO। अच्छा, अब आप आंसर करिए, ब्रोंकियल अस्थमा या फिर ब्रोंकियोलाइटिस के पेशेंट में डल्को क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? आप केवल ब्रोंकियल अस्थमा के आंसर कर लीजिए। ब्रोंकियल अस्थमा में डल्को बढ़ेगा या कम होगा, आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा ये बताओ, जो भी आपने आपका आंसर दिया बहुत अच्छा है। ब्रोंकियल अस्थमा इज अ डिजीज ऑफ एयरवे और इज इट अ डिजीज ऑफ एल्वियोलाई? इट्स अ डिजीज ऑफ एयरवे। डल्को में आप क्या चेक करते हो, एयरवे का फंक्शन चेक करते हो या एल्वियोलाई का फंक्शन चेक करते हो? हम तो एल्वियोलाई का फंक्शन चेक करते हैं ना डल्को में। तो ब्रोंकियल अस्थमा में तो एल्वियोलाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स एयरवे डिसऑर्डर, और ये एयरवे डिसऑर्डर है तो डल्को इसमें चेंज ही नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना कम होगा, डल्को नॉर्मल रहेगा। जितने भी एयरवे डिसऑर्डर होंगे उसमें डल्को नॉर्मल रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज डल्को इज चेकिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द एल्वियोलाई ऑफ द एसिनस। सो ब्रोंकियोलाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, इनके अंदर एयरवे में प्रॉब्लम है तो डल्को नॉर्मल रहेगा, राइट? सो दिस इज हाउ द डल्को एंड दिस कॉन्सेप्ट वर्क्स, राइट? नाउ कमिंग टू द समरी ऑफ द फर्स्ट चैप्टर एंड द डल्को चैप्टर, दोनों की समरी हम एक साथ पढ़ लेते हैं। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट चैप्टर, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में जो मेन पैरामीटर कम होता है वो बताइए आप, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, कौन सा कम होता है, FEV1 या FVC? Yes, the main parameter to be decreased in the restrictive lung disease FVC, और ऑब्स्ट्रक्टिव में मेन पैरामीटर कौन सा कम होता है, FEV1। FEV1। Can you tell me some examples of restrictive lung disease? Yes, it can be fibrosis, pleural effusion, scoliosis. They comes under the restrictive pattern. If the ratio is FEV1 FVC ratio जो है, it is coming more than 70, more than 70 दो कंडीशन में आ सकता है, या तो पेशेंट इज हैविंग रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज और द पेशेंट इज नॉर्मल। These are the two possibilities. The ratio is more than 70. Less than 70 आ रहा है, it is obstructive lung disease. Obstructive lung disease तो it can be COPD, it can be bronchial asthma, इनमें से कुछ भी हो सकता है। फिर हमने ये भी सीखा था कि इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम रिवर्सिबिलिटी चेक करते हैं प्री एंड पोस्ट FEV1 से। सो हाउ टू चेक द रिवर्सिबिलिटी इन द एयरवे, हम पेशेंट को वी आर गोइंग टू गिव द ब्रोंकोडाइलेटर सच एज साल्बुटामोल, और साल्बुटामोल देने के बाद और पहले का FEV1 हम कंपेयर करते हैं। अगर देने और साल्बुटामोल देने से पहले और बाद में FEV1 में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है, मींस मोर देन 200 ml का डिफरेंस आ जाए और मोर देन 12% का डिफरेंस आ जाए, देन इट इज गोइंग टुवर्ड्स द रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर लेस देन दैट इट इज इरिवर्सिबल। अभी मैंने आपको डल्को का कॉन्सेप्ट समझाया। डल्को इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सपोजर ऑफ हीमोग्लोबिन
टू कार्बन मोनोऑक्साइड। जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा उतना ज्यादा डल्को होगा। देन वी हैव डिस्कस द पल्मोनरी एम्बोलिज्म में डल्को क्या होगा, आप बताओ। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट आ गया था, ब्लड का फ्लो कम हो गया था, तो डल्को क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पॉलीसाइथेमिया में तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ गया तो डल्को क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। वी हैव डिस्कस दीज ग्राफ्स आल्सो। आप पहले तो ये बताओ कि नीचे वाला जो फेज होता है इंस्पिरेशन का होता है या एक्सपिरेशन का होता है, नीचे वाला इंस्पिरेशन, ऊपर वाला एक्सपिरेशन। और हमने याद किया था अगर इंस्पिरेशन फ्लैट हो जाता है तो ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है, एक्स्ट्रा थोरेसिक, एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन है। फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन है या वेरिएबल ऑब्स्ट्रक्शन है, यस वेरी गुड, वेरिएबल ऑब्स्ट्रक्शन है, इट्स वेरिएबल ऑब्स्ट्रक्शन। आप ये वाला ग्राफ देखो, हियर इज द इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ये ग्राफ में थोड़ा सा चेंज है, ये नॉर्मल ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज द नॉर्मल फ्लो वॉल्यूम लूप। आप नॉर्मल को कंपेयर करो पेशेंट वाले से, व्हाट यू कैन सी इज कि एक्सपिरेशन में यहाँ पे आपको एक ऐसा कूविंग दिख रहा है, एक्सपिरेशन वाले फेज में कूविंग आ रहा है, एक्सपिरेशन में कूविंग आ रहा है, मींस इट्स अ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। यहाँ पे कुछ इस तरीके से कूविंग आ रहा है ना, इट्स गोइंग टू बी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द डल्को। एंड फर्स्ट चैप्टर की समरी भी मैंने यहीं पे बता दी आपको। फर्स्ट चैप्टर में हमने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ा था, स्पायरोमेट्री की रिपोर्ट को कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं, फ्लो वॉल्यूम लूप से कैसे डायग्नोस बनाते हैं, राइट। थैंक यू।